हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसआर नर्सिंग लेक्चर पे। और आज अपन बात करने वाले हैं ओबीजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में। देखिए, इस लेक्चर में अपन बात कवर करेंगे प्री एक्लेम्सिया को और नेक्स्ट लेक्चर अपन कवर करेंगे एक्लेम्सिया को। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता क्या है। तो देखिए, होता क्या है कि जो अपना प्रेगनेंसी वाला पीरियड होता है या 20 वीक मीन्स आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, मतलब जो गेस्टेशन है प्रेगनेंसी है उसके 20 वीक के बाद में अगर अपन को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं कि गेस्टेशन के अंदर 20 वीक्स के बाद में जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है उस कंडीशन को कहा जाता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ठीक है, ये हो गया प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर 3 सब कैटेगरीज होती है। क्या होती है? 3 सब कैटेगरीज होती है। अब ये 3 सब कैटेगरीज कौन कौन सी है उसके बारे में देखिए। ये 3 जो सब कैटेगरीज होती है उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले देखने को मिलता है गेस्टेशनल गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। क्या देखने को मिलता है? गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। दूसरे नंबर पर देखने को मिलता है प्री एक्लेम्सिया और तीसरे नंबर पर देखने को मिलता है एक्लेम्सिया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे वन बाय वन कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है उसके अंदर क्या होगा कि जो फीमेल है प्रेग्नेंट उसका ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ एच से क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट कंडीशन क्या है, सिर्फ ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हुआ है, एडिमा प्रोटीन यूरिया ये क्या है, एब्सेंट है। ये दोनों तो क्या है, एब्सेंट है। ओनली ब्लड प्रेशर जो है 140/90 mm की वजह से बढ़ा हुआ है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में क्या होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल का वो 140/90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा होगा। साथ में हमें क्या देखने को मिलता है, एडिमा, और क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया। अगर ये तीनों कंडीशन देखने को मिलती है उससे हम क्या कहते हैं, प्री एक्लेम्सिया। क्या कहते हैं, प्री एक्लेम्सिया। अब बात करते हैं कि एक्लेम्सिया में क्या होगा। तो एक्लेम्सिया में क्या होगा, प्री एक्लेम्सिया प्लस कन्वर्जन। ठीक है, इस चीज़ को मिला के हम क्या कहते हैं, एक्लेम्सिया कहते हैं। ठीक है, तीनों में ये डिफरेंस हुआ। तो अपन बात करते हैं आज प्री एक्लेम्सिया की। किसकी बात करेंगे, प्री एक्लेम्सिया। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो प्री एक्लेम्सिया है उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन से बात करते हैं। तो प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है कि ये क्या है, एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। कैसा है, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर बोलने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब मल्टीपल ऑर्गन्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। मल्टीपल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या होगा कि हमें हाइपरटेंशन और एडिमा एंड प्रोटीन यूरिया की कंडीशन जो है देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलती है तीनों कंडीशन, ये अपन को देखने को मिलेगा आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का जो 20 वीक्स है मीन्स सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो है वहाँ पे अपन को जो है ये देखने को मिलेगी। मीन्स 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में हाइपरटेंशन एडीमिया प्रोटीन यूरिया कंडीशन देखने को मिलती है। और ये क्या है, एक मल्टीपल या मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है जिसकी इटियोलॉजी क्या है, अननोन है। मीन्स इसका जो एग्जैक्ट कोर्स है वो अभी तक पता नहीं है या फिर जो है अननोन है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि प्री एक्लेम्सिया जो है मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर जिसकी इटियोलॉजी अननोन होती है, जिसके अंदर हमें हाइपरटेंशन एडिमा और प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में। दूसरी बात, इसमें जो फीमेल है, ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल है, इससे पहले नॉर्मोटेंसिव थी, मीन्स का जो ब्लड प्रेशर था वो एकदम नॉर्मल था। इसके अलावा और क्या थी, वो नॉन प्रोटीन यूरिया थी, नॉन प्रोटीन यूरिया थी। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि प्री एक्लेम्सिया क्या होता है तो हमें ये पता होना चाहिए 3 चीज़ें होती हैं। कब होता है, 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में होता है। इटियोलॉजी की अगर बात की जाए तो एग्जैक्ट इटियोलॉजी क्या है, अननोन होता है। ये होता है प्री एक्लेम्सिया की डेफिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कि अपन जो है इसकी शुरुआत कब होती है। तो हमने जैसे देखा कि शुरुआत जो होती है वो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में देखने को मिलती है ना। तो ये जो है नॉन प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। ये अपनी बात होगी डेफिनेशन की, 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में अपन को देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की कि हमें कैसे ये जो है डायग्नोस होगा। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया,
डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में देखिए सबसे पहले अपन ने बात करी थी इसमें हाइपरटेंशन की। तो अपन हाइपरटेंशन को समझते हैं कि कितना क्या होता है। तो हाइपरटेंशन 140/90 mm ऑफ HCG देखने को मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बार में देखने को मिलेगा और अपन उसको कह देंगे प्री एक्लेम्सिया है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो कंडीशन है इसको अपन जो है 4 आवर इंटरवल मतलब 4 घंटे के इंटरवल में इसको अपन जो है 2 बार ब्लड प्रेशर लेंगे और दोनों बार अगर वैल्यू 140/90 mm ऑफ HCG की आती है तो अपन जो है इसको कंसिडर करेंगे कि ये क्या है प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है। जब अपन इसको क्या करेंगे 2 टाइम्स जो है इसको अपन क्या करेंगे चेक करेंगे। दूसरी बात आ रही है यहाँ पे एडिमा की, ठीक है। अब एडिमा जो है यहाँ पे जनरली कौन सा एडिमा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा पिटिंग एडिमा। कौन सा एडिमा देखने को मिलेगा? पिटिंग एडिमा। अब पिटिंग एडिमा जो है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि फिजियोलॉजिकल है या फिर पैथोलॉजिकल है? तो सिंपल सी बात है, जब फीमेल बेड रेस्ट करेगी, ठीक है, जब वो 8 घंटे की स्लीप लेके उठेगी तो क्या होता है कि जो फिजियोलॉजिकल एडिमा अगर होगा तो वो सबसाइड हो जाता है, बट जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो क्या होती है, सबसाइड नहीं होती। तो वहाँ से अपन को पता चलेगा कि ये क्या है, एक पिटिंग एडिमा है। दूसरी बात आप देखिए कि वेट गेन जो होता है मदर का, वेट गेन अगर 4 LB मीन्स 4 पाउंड पर वीक, मतलब पर वीक में 4 LB से अगर ज़्यादा होता है तो वो कंडीशन जो है हमें क्या इंडिकेट करती है, प्री एक्लेम्सिया कंडीशन इंडिकेट करती है। कितना वेट गेन है? 4 LB पर वीक, ठीक है, LB मीन्स पाउंड। तो 1 LB इज इक्वल टू 0.45 kg के आसपास होता है, ठीक है, अप्रोक्स इतना होता है, 1 LB 0.45 kg के आसपास होता है। तो दूसरी कंडीशन अपन ने किसकी देखी? एडिमा की कंडीशन देखी। अब देखिए अपन बात कर रहे हैं प्रोटीन यूरिया की। किसकी बात करेंगे अपन? प्रोटीन यूरिया, ठीक है। प्रोटीन यूरिया का सिंपल सा मतलब अपन को पता है। प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है कि यूरिन के द्वारा प्रोटीन का लॉस होना। अब वो कैसे पता चलेगा? देखिए 24 आवर का यूरिन का क्या करेंगे अपन? कलेक्शन करेंगे। 24 घंटे का यूरिन कलेक्शन किया, अगर उसके अंदर जो टोटल प्रोटीन है वो जो है 0.3 ग्राम है या फिर उससे ज़्यादा है तो उसे हम, ठीक है। तो ये बात कर रही थी अपन ने प्रोटीन यूरिया की कि 24 यूरिन आर के कलेक्शन के अंदर अगर टोटल प्रोटीन 0.3 ग्राम है या फिर उससे ज़्यादा है, ठीक है। और अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो 24 आवर का यूरिन कलेक्शन किया है उसके अंदर 0.3 ग्राम या उससे ज़्यादा है, या फिर अपन और क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि 0.1 ग्राम पर लीटर अगर देखने को मिल रहा है तो वो हमें किसको इंडिकेट करता है? प्रोटीन यूरिया की कंडीशन को इंडिकेट करता है। देखिए 24 यूनिट कलेक्शन है, उसमें टोटल प्रोटीन जो है वो 0.3 ग्राम या उससे ज़्यादा, या वह पर लीटर जो है वो 0.1 ग्राम से ज़्यादा है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? प्रोटीन यूरिया कहेंगे। अब इसके भी अलग अलग इंडिकेटर हैं, जैसे कि ट्रेस है +1 +2 +3 और +4। वो अपन कैसे कैसे कहेंगे उसके बारे में देखते हैं। देखिए ट्रेस अपन तब कहेंगे जब अपन को कितना देखने को मिलता है? 0.1 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 0.1 ग्राम देखने को मिल रहा है। +1 कब कहेंगे? जब अपन को 0.3 ग्राम पर लीटर देखने को मिलता है। +2 कब कहेंगे? जब अपन को 1 ग्राम पर लीटर देखने को मिलेगा। और +3 कब कहेंगे? जब अपन को 3 ग्राम पर लीटर देखने को मिलेगा। और +4 की कंडीशन का मतलब होता है कि पर लीटर अपन को 5 ग्राम से ज़्यादा देखने को मिलता है। इससे अपन क्या करते हैं, ये सारे क्या होते हैं? प्रोटीन यूरिया के इंडिकेटर होता है कि कितनी सीवियरिटी उसकी देखने की मिल रही है। तो ये 3 चीज़ अपन ने यहाँ पे देखी। अब देखिए कि प्री एक्लेम्सिया जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। क्या क्या होगा? एक तो होगा माइनर, एक होगा माइनर, एक होगा सीवियर। माइनर की जो कंडीशन होगी उसमें जो ब्लड प्रेशर होगा वो 140/90 mm ऑफ HG जो है उससे तो ज़्यादा होगा, बट लेस देन होगा किससे? 160/1110 mm ऑफ HG, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये तो कंडीशन हो गई माइनर की। जबकि जो सीवियर कंडीशन है उसमें क्या हो जाएगा कि प्रेशर जो होगा वो 160/1110 mm ऑफ HG से ज़्यादा होगा। अगर इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर है मीन्स वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो क्या होगा? विज़न क्या होगा? ब्लर देखने को मिलेगा। ब्लर विज़न मतलब कि साफ दिखाई नहीं देगा, या फिर पर्सन जो है फीमेल जो है वो ब्लाइंड भी हो सकती है, बट आफ्टर द प्रेगनेंसी कंडीशन क्या हो जाती है? सबसाइड हो जाती है। तो ये अपन ने बात करी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जिसमें अपन ने देखा कि हाइपरटेंशन कितना है वगैरह, इन सब के बारे में अपन ने देखा। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और आती है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है या प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है, ठीक है, जब ये ट्रीट नहीं हो पाती, नॉट
ट्रीटेड, जब उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, सही से ट्रीट नहीं हो पाती है, तो हमें एक सिंड्रोम देखने को मिलता है जिसका नाम है HELLP सिंड्रोम। क्या देखने को मिलता है? HELLP सिंड्रोम। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, H का मतलब होता है हीमोलाइसिस, ठीक है। इसके अलावा इसका मतलब क्या होता है कि जो लीवर एंजाइम है वो क्या होते हैं? एलिवेटेड होते हैं, एलिवेटेड लीवर एंजाइम। और LP क्या होता है? लो प्लेटलेट्स, ठीक है। लो प्लेटलेट्स या अपन कह सकते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें क्या होता है 1 लाख से नीचे जो है पर माइक्रोलीटर में वैल्यू जो है प्लेटलेट्स की वो 1 लाख से नीचे चली जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। ये सिंड्रोम अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये HLP सिंड्रोम है। अब ये आगे जाके जैसे इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो यही कंडीशन क्या है? सीवियर है। ये आगे जाके इसमें कन्वर्ट हो जाती है एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाती है। अब एक्लेम्सिया में क्या क्या होता है वो अपन फर्दर आगे लेक्चर में बात करेंगे। अब एक्लेम्सिया में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो क्या होती है? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट इज ए ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्लेम्सिया। अब मान लीजिए कि इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, है ना, तो इसका एंटीडोट क्या होगा? तो इसका जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है इसका एंटीडोट होता है। बाकी फर्दर जो है कितनी डोज क्या देते हैं, लोडिंग डोज, उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब देखिए कि जो कंडीशन है प्री, ठीक है, तो ये अपन ने बात करी इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बारे में। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी इटियोपैथोफिजियोलॉजी क्या है, मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से जो है ये अपन को देखने को मिल रहा है। खासकर क्या देखने को मिल रहा है? प्री एक्लेम्सिया। तो अपन बात करेंगे यहाँ पे पैथोलॉजी की, ठीक है। इटियोपैथोलॉजी ऑफ प्री एक्लेम्सिया। देखिए अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर कि 2 चीज़ होती है। क्या होती है? एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ठीक है। 2 चीज़ें होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन I2। ये क्या होते हैं? वेजोडाइलेटर होते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देते। सॉरी। अब क्या होता है कि कुछ कंडीशंस आती हैं प्रेगनेंसी की जिसमें क्या होता है इन दोनों की वैल्यू, ये दोनों क्या हो जाते हैं? डिक्रीज होने लग जाते हैं फीमेल की बॉडी में, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। और जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है तो फीमेल के ब्लड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, मीन्स हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। मीन्स अपन ने क्या देखा कि नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो कि वेजोडाइलेटर होते हैं, इनका अमाउंट क्या हो जाता है? फीमेल की बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, जो वर्क करता है जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन और हाइपरटेंशन की कंडीशन में देखने को मिलती है। दूसरी कंडीशन होती है लीवर की, क्योंकि जो लीवर है उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है? एबनॉर्मल हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इम्पेयर्ड हो जाता है। लीवर का मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड होने की वजह से दो एंजाइम एलेनिन ट्रांसएमिनेज और एस्पार्टेट AST और ALT, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है एबनॉर्मली। क्या? एलेनिन ट्रांसएमिनेज और एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, जैसे अपन SGOT और SGPT भी कहते हैं, ठीक है। ये एक ही बात है, एक ही टर्म है। तो ये क्या होता है? इंक्रीज होने लग जाता है। कितना इंक्रीज हो जाएगा? ये अप्रोक्स 70 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या हो जाता है? इंक्रीज होने लग जाते हैं। अब देखिए जब ये इंक्रीज होंगे क्या चीज़? लीवर एंजाइम, तो ये क्या करेंगे? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, उसमें जनरली हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अब ये H2O2 क्या करेंगे? ये H2O2 क्या करते हैं? हमें पता है कि जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर एक लेयर पाई जाती है, इसका नाम क्या होता है? एंडोथीलियम होती है। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करता है? सॉरी, इसको क्या करता है? डैमेज करता है। डैमेज करने की वजह से ये जो एंडोथीलियम है, इसके जो पोर होते हैं उनका साइज़ क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है। पोर का साइज बड़ा होने की वजह से जो भी इसमें फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है? बाहर की तरफ लीक होने लग जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एडिमा। क्या कहते हैं इस कंडीशन को हम? एडिमा। मीन्स जो फ्री रेडिकल है वो क्या करता है? एंडोथीलियम को डैमेज करता है, जिसकी वजह से कैपिलरी की जो परमिएबिलिटी है वो क्या हो गई? बढ़ गई। कैपिलरी परमिएबिलिटी वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। देखिए कैपिलरी की जो परमिएबिलिटी है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है? एडिमा देखने को मिलता है। अब देखिए ये एडिमा जो देखने को मिल रहा है, अब हो सकता है कि जो फ्लूइड निकल रहा है उसका एक्यूमुलेशन जो अपनी एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर अगर होता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा?
एसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ये तो अपन ने क्या कहा कि एब्डोमिनल कैविटी या फिर पेरिटोनियल कैविटी में अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। अब बात करें कि ये आपका जो लंग्स है, ठीक है, ये जो लंग्स हैं अपने, इस लंग्स के यहाँ पे भी क्या होती है, कैविटी होती है। कौन सी कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी। अगर इस प्लूरल कैविटी में इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लूरल इफ्यूजन कहेंगे। तो प्लूरल इफ्यूजन भी देखने को मिल सकता है। अब हो सकता है कि जो लंग्स है इसके अंदर इकट्ठा होने लग जाए। लंग्स में इकट्ठा होगा तो समय क्या कहेंगे, लंग्स में इकट्ठा हो गया तो समय क्या कहेंगे, पल्मोनरी एडिमा कहेंगे। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है ड्यू टू द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। अब देखिए फ्री रेडिकल फॉर्मेशन जो है ये इस एंडोथेलियम को डैमेज कर रही है कैपिलरी की। तो ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन जो है वो किसको और अफेक्ट कर सकता है, किडनी का जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, किडनी का जो ग्लोमेरुलस पास है यहाँ पे भी क्या होती है, बहुत सारा गुच्छा होता है एंडो कैपिलरीज का। ठीक है, तो यहाँ भी क्या बनती है, एंडोथेलियम की बड़ी होती है कैपिलरी। तो ये अगर डैमेज होगी, ये अगर डैमेज होगी तो क्या होगा, सेम चीज़ यही होगी, कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ेगी। कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, जो प्रोटीन आ रहा है खासकर एल्ब्यूमिन प्रोटीन या फिर ओवरऑल जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, पास आउट होने लग जाएगा थ्रू द यूरिन। मीन्स यह कंडीशन देखने को मिलेगी प्रोटीन यूरिया। क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया अपन को देखने को मिल जाएगा। अगर क्या है, ग्लोमेरुलस बाउमेंस कैप्सूल है, ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस, जहाँ पे क्या है, कैपिलरीज जो है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे जब फ्री रेडिकल्स को डैमेज करेगा तो प्रोटीन जो है वो लीक होने लग जाएगा इन द यूरिन, और क्या कंडीशन कोज होगी, प्रोटीन यूरिया कोज होगा। ठीक है, एक चीज़ तो अपन ये देखी, तो प्रोटीन यूरिया यहाँ देख लिया है, ठीक है, एडिमा यहाँ देख लिया है। ठीक है, इसके अलावा अपन ने ये नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का देख लिया है। अब एक कंडीशन और होती है, क्या होती है कि जो ब्लड वेसल जो सप्लाई हो रहा है, क्या सप्लाई हो रहा है, जो ब्लड सप्लाई हो रहा है किडनी को, ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन है, इसका मतलब क्या होगा कि जो परफ्यूजन आ रहा है किडनी के पास वो कम आएगा। मीन्स यूरिन आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स क्या कंडीशन देखने को मिलेगी हमें, क्या कंडीशन देखने को मिलेगी हमें, देखने को मिलेगा ओलिगो यूरिया। अब ओलिगो यूरिया देखने को मिलेगा। ओलिगो यूरिया का मतलब क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर जो यूरिन आउटपुट है वो क्या है, 400 ml से भी क्या है, कम है। इसे हम क्या कहेंगे, ओलिगो यूरिया। और क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से टिश्यू पर जो परफ्यूजन है, ब्लड सप्लाई है किडनी में, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ओलिगो यूरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन यूरिया देखने को मिल रहा है, इसके अलावा एडिमा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक कंडीशन है कि जो प्लेसेंटा है उसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मलिटी होती है, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए नॉर्मल प्लेसेंटा जो होता है वो क्या करता है, एंजियोटेंसिनेज एंजाइम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। इस एंजाइम का काम क्या होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है उसको सेकंड में ये कन्वर्ट जो है प्रेजेंट होता है, तो इसको ये कन्वर्ट नहीं होने देता, एंजियोटेनेज एंजाइम। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है नॉर्मल कंडीशन में और ये फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं होने देता, क्योंकि हमें पता है कि एंजियोटेंसिन सेकंड है वो क्या है, एक पोटेंशियल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एब्नॉर्मलिटी होती है प्लेसेंटा की तो वहाँ पे ये एंजाइम क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। ये एब्सेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होने लग जाएगा। कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा और ये क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा। तो ये क्या होगा, पीपी को बढ़ाएगा, मीन्स हाइपरटेंशन क्या है, कोज करेगा। तो ये अपन ने बात कर ली क्या, ब्लड सप्लाई वगैरह की, या फिर अपन ने बात करी क्या क्या अपन जो है कोर्स देखने को मिलता है। अब देखिए किडनी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला हुआ प्रोटीन यूरिया, दूसरा हुआ ओलिगो यूरिया। अब देखिए यूरिन आउटपुट कम हो रहा है तो हमें एक कंडीशन और देखने को मिलेगी, क्या, सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू जो है, क्रिएटिनिन लेवल जो है वो क्या होगा, हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा, सीरम यूरिक एसिड जो होता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, जो नॉर्मल वैल्यू होती है उससे बढ़ा हुआ होगा, मतलब कितना बढ़ा हुआ होगा, मोर देन 4 या 5 मिलीग्राम, 4 लिखिए, 4 मिलीग्राम पर डेसी लीटर से क्या होगा, बढ़ा होगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आता है कि प्री एक्लेम्सिया जो होता है उसका बायोलॉजिकल मार्कर क्या होता है, तो सीरम यूरिक एसिड जो है वो क्या होता है, बायोलॉजिकल मार्कर ऑफ प्री एक्लेम्सिया।
ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमें क्या है इसमें अपन को अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा एक दो चीज़ें और पूछी जाती है, जैसे कि पूछा जाता है कि कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, क्या पूछते हैं? कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो कन्फर्मेटरी जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? कार्डियक नोच। याद रखिएगा, कार्डियक नोच जो होता है वो क्या होता है? कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। इसके अलावा एक टेस्ट और होता है जिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रोल ओवर टेस्ट। रोल ओवर टेस्ट, ये जो रोल ओवर टेस्ट है ये अपन जनरली 28 से 32 वीक्स पर गेस्टेशन पे जो है अपन परफॉर्म करते हैं। और इसमें होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है पर्सन को, जो फीमेल होती है, प्रेग्नेंट फीमेल होती है, उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो है उस पर रेस्ट कराया जाता है एंड देन उसको टर्न किया जाता है। क्या किया जाता है? टर्न किया जाता है। टर्न किया जाता है सुपाइन पोजीशन में। सुपाइन पोजीशन अच्छे से समझिएगा। रोल ओवर टेस्ट का मतलब होता है कि फीमेल जो है उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है एंड देन उसको टर्न किया जाता है सुपाइन पोजीशन के अंदर। ठीक है, ब्लड प्रेशर यहाँ पे भी चेक करेंगे, यहाँ पे भी बीपी चेक करेंगे। अब क्या होगा कि अगर हमें जो है डायस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर अगर हमें कितना देखने को मिलता है 20 mm ऑफ Hg, या फिर उससे ज़्यादा अपन को अगर अपन को क्या देखने को मिलता है देखने को मिलता है डिफरेंस, तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है पॉजिटिव टेस्ट को। किस चीज़ का पॉजिटिव टेस्ट? प्री एक्लेम्सिया। मीन्स ये हुआ कि फीमेल जो है उसको अपन ने लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी, उसके बाद उसको टर्न किया सुपाइन पोजीशन में। अगर डायस्टोलिक प्रेशर 20 mm ऑफ Hg से ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलता है तो वो टेस्ट होता है पॉजिटिव, जो बताता है कि फ्यूचर में या फिर जो है प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन को जो है इंडिकेट करता है कि वो जो आगे जाके डेवलप होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि रोल ओवर टेस्ट किस में करवाते हैं और कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? कार्डियक नोच होता है। तो ये अपन ने बात करी किसकी? इटियोपैथोफिजियोलॉजी की। अब अपन बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्री एक्लेम्सिया। अब देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि प्री एक्लेम्सिया जो होता है, ठीक है, इसके जब सिम्टम्स अपीयर होते हैं तब तो कंडीशन क्या हो जाती है? बहुत लेट हो चुका होता है। इसीलिए फीमेल को एडवाइस किया जाता है कि वो एंटीनेटल चेकअप पर आए, क्योंकि जब वो एंटीनेटल चेकअप पर आएगी तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे? उसका बीपी का मेजरमेंट करेंगे और वेट का मेजरमेंट करेंगे। और जब वेट हमें पर वीक 4 LB से ज़्यादा देखने को मिलेगा तो हम वहाँ पे जो है कंडीशन को पहले ही पता लगा लेंगे कि आगे जाके क्या हो सकता है? प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन हो सकती है। तो अपन इसको क्या करेंगे? प्रिवेंट कर देंगे। इसीलिए फीमेल को एंटीनेटल चेकअप पे बुलाया जाता है ताकि उसका बीपी वगैरह है, वेट है या फिर हीमोग्लोबिन की जांच जो है कराई जा सके। अब क्लिनिकल फीचर पे अपन वापस आते हैं। क्लिनिकल फीचर की अगर बात करें तो यहाँ सिम्टम्स जो होते हैं धीरे धीरे डेवलप होते हैं और यहाँ पे अपन देखेंगे सबसे पहले माइल्ड सिम्टम्स। ठीक है, माइल्ड सिम्टम्स। फिर देखेंगे अपन अलार्मिंग सिम्टम। मतलब ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो अलार्म करते हैं या फिर जहाँ पे अपन को जो है थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि आगे जाके जो है प्री एक्लेम्सिया कंडीशन हो सकती है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि माइल्ड सिम्टम, छोटे मोटे सिम्टम में क्या देखने को मिलेंगे। पहला सिम्टम क्या होता है कि जो उंगलियां होती है, ठीक है, मीन्स जहाँ पे अपन रिंग पहनाते हैं, ठीक है, जिस उंगली के अंदर, जिस फिंगर पे रिंग पहन रखी वो क्या हो जाती है? टाइट होने लग जाती है। पहला काम तो ये क्या होता है, जिस उंगली में फीमेल ने रिंग पहनी वो क्या हो जाती है? टाइट होने लग जाती है। और दूसरा क्या होता है कि फीमेल जब उठती है सुबह तो वहाँ पे जो है स्लाइट स्वेलिंग देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलेगी? ऑन एंकल। एंकल वाला जो रीज़न है वहाँ पे क्या होता है? स्लाइट स्वेलिंग देखने को मिलेगी और जो जिसमें जहाँ अपने रिंग पहन रखी है वो क्या हो जाएगी? टाइट महसूस होगी, जो क्या इंडिकेट करता है कि भाई प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन हो सकती है, प्री एक्लेम्सिया के सिम्टम को बताती है। अब देखिए कि सिम्टम की अगर बात करें, जैसे अपन ने कहा कि स्लाइट स्वेलिंग होती है एंकल पे, तो ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल होगा तो बेड रेस्ट के बाद सबसाइड हो जाएगा और पैथोलॉजिकल होगा तो सबसाइड नहीं होगा और क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो सकता है। कहाँ कहाँ एक्सटेंड हो सकता है कि इंपॉर्टेंट आता है जिसमें अपन को पता होना चाहिए कि वल्वा रीजन के अंदर एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर हो सकता है, फेस रीजन पे हो सकता है, इसके अलावा होल बॉडी पे भी क्या हो सकता है? ये होल बॉडी पे भी क्या हो सकता है? एडिमा देखने को मिल सकता है या स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। होल बॉडी पे होता है तो अपन क्या कहते हैं? एनासार्का। ठीक है, तो ये अपना क्या था? पहला माइल्ड सिम्टम था जिसमें अपन ने फिंगर रिंग
जो है उसके बारे में, और बात करिए स्वेलिंग के बारे में। ठीक है, दूसरा जो होता है ये अपना क्या था, माइल्ड सिम्टम था। ये इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए कि माइल्ड सिम्टम जो होते हैं प्री इक्लेम्सिया के क्या होते हैं, जहाँ पर पता लग जाता है कि भाई आगे जो है प्री इक्लेम्सिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपन अलार्मिंग सिम्टम पे। अब अलार्मिंग सिम्टम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है आपका हेडेक। हेडेक कहाँ पे होगा? फीमेल के जो फ्रंटल पार्ट है या फिर ओसिपिटल पार्ट है, वहाँ पे क्या होगा, हेडेक देखने को मिलेगा, मीन्स सर दर्द होगा। ठीक है, एक तो ये होगा। दूसरा हमको क्या देखने को मिल जाएगा? दूसरा हमको देखने को मिलता है एपिगैस्ट्रिक पेन विथ वोमिटिंग। ठीक है, मतलब जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, जहाँ पे क्या होगा, ये जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है ये वाला, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा, साथ में वोमिटिंग। अब वोमिटिंग जब वो फीमेल करेगी तो वहाँ पे कलर ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि अगर कॉफ़ी कलर आ रहा है वोमिटिंग में, कॉफ़ी कलर है, तो ये कॉफ़ी कलर क्या इंडिकेट करता है कि फीमेल जो है उसके क्या है, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है। और वो गैस्ट्राइटिक कैसा है? हेमरेजिक है, मीन्स जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। या तो क्या है, हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस है उसे, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है सॉरी, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? सब कैप्सुलर हेमरेज इन लीवर। ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है कि एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ वोमिटिंग हो रहा है, वोमिटिंग का कलर अगर कॉफ़ी कलर है तो या तो गैस्ट्राइटिस हेमरेज है फीमेल को, या फिर लीवर का जो सब कैप्सुलर हेमरेज है। सब कैप्सुलर हेमरेज का मतलब होता है कि जो ब्लड है वो क्या होता है कि जो ग्लाइसेंस कैप्सूल होता है लीवर पेरेन्काई के बीच में क्या हो जाता है, ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है। ठीक है, और ये कंडीशन क्या होती है, 75% केसेस के अंदर जो है मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलती है। और जनरली कहाँ पे होता है ये? राइट लोब ऑफ लीवर। प्लस 75% पेशेंट के अंदर लीवर का जो राइट लोब होता है वहाँ पे क्या होता है, ब्लड एक्यूमुलेट होता है। और जब वॉमिटिंग होती है तो वो कैसे होती है? कॉफ़ी कलर। उसके दो कारण हो गए, हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस और सब कैप्सुलर हेमरेज इन लीवर। तो अलार्मिंग सिम्टम में हेडेक हो गया, जहाँ पे फ्रंटल और ओसिपिटल रीजन में देखने को मिलेगा। एपिगैस्ट्रिक पेन हो गया वॉमिटिंग के साथ में। इसके अलावा देखिए और क्या देखने को मिलेगा, जो फीमेल है उसकी क्या होगा, जो स्लिप है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, स्लिप डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, यूरिन आउटपुट में अपन ने देख लिया था कि ओलिगो यूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, मीन्स लेस देन 400 ml इन 24 आवर। 24 घंटे के अंदर जो है 400 ml से कम क्या होगा, उसका यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है? इसके अलावा हमें देखने को मिल सकता है, जैसे हमने शुरुआत में किया था कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन अगर ज़्यादा होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन या बीपी ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है, फीमेल के अंदर ब्लर विज़न देखने को मिल सकता है। ब्लर विज़न या फिर अपन स्कोटोमा कहें, या फिर फीमेल जो है ब्लाइंड भी हो सकती है, बट कंडीशन जो है वो आफ्टर प्रेगनेंसी सबसाइड हो जाती है कुछ ही दिनों के अंदर। तो ये सारे क्या थे, अलार्मिंग सिम्टम थे। और माइल्ड सिम्टम में ये फिंगर, मतलब माइल्ड सिम्टम में अपन को पहचान लेना है, अगर फीमेल की रिंग जिस उंगली में है अगर वो टाइट होने लग जाए या एंकल पर स्वेलिंग होने लग जाए, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि आगे जाके प्री इक्लेम्सिया हो सकता है। अलार्मिंग सिम्टम में अपन एपिगैस्ट्रिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। इसके बाद में आते हैं, ये तो है सिम्टम्स। अब अपन बात करेंगे इसके साइन के बारे में कि क्या क्या साइन जो है हमें प्री इक्लेम्सिया की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो अपन बात करते हैं साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया के क्या क्या साइन हमें देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे अपन शुरुआत से बात करते हुए आए हैं कि एबनॉर्मल वेट गेन होगा, और वेट गेन कितना होगा, 4 lbs से ज़्यादा होगा पर वीक के अंदर, जो हमें इंडिकेट करेगा प्री एक्लेम्सिया के बारे में। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होगा, इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, कितना, 90 mm ऑफ Hg। अब इसमें ये देखिएगा कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसमें जो डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ रहा है वो ज़्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस रखता है देन सिस्टोलिक बीपी से, तो हमें ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एडिमा देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, एडिमा देखने को मिलता है जो कि क्या है, पैथोलॉजिकल एडिमा है। इसके अलावा हमें जो है एडिमा में पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, प्लूरल इफ्यूज़न, एसाइटिस की कंडीशन, ये सब देखने को मिल रही है। जब फीमेल का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो बच्चा है वो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन में है, या फिर वहाँ पे जो है एमनियोटिक फ्लूइड की कमी है। ठीक है, वो कम है वहाँ पे, कहाँ पे, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्या है, कम है। जब ये अपन को पता चलेगा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये तो अपन ने ओवरऑल अभी तक पढ़े हैं। मेन चीज़ में जब पूछा जाएगा कि भाई कौन से सिम्टम्स हैं या जो
प्री एक्लेम्सिया में जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो 1 बाय 1 बताइए कि पहले कौन सा होगा और लास्ट में कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले जो अपन को देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा रैपिड गेन इन वेट, मतलब वेट के अंदर सबसे पहले रैपिड गेन देखने को मिलेगा। उसके बाद में हमें देखने को मिलता है क्या, विजिबल एडिमा, जो कि हमें एंकल रीजन पर देखने को मिलेगा। विजिबल एडिमा के बाद में देखने को मिलता है हाइपरटेंशन एंड देन देखने को मिलता है प्रोटीनूरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमें जो है प्री एक्लेम्सिया में चीज़ें कैसे अपीयर होती है। तो सबसे पहले रैपिड वेट गेन, देन विजिबल एडिमा, हाइपरटेंशन एंड देन प्रोटीनूरिया। ये थे अपने क्लिनिकल फीचर्स। अब फटाफट अपन बात कर लेते हैं कि क्या क्या साइंस क्या क्या मैनेजमेंट अपन प्री एक्लेम्सिया के लिए कर सकते हैं। तो देखिए मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन देखते हैं प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, कि अपन इसको जो है अर्ली कंडीशन में या कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट या प्रिवेंटिव मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जो फीमेल एंटीनेटल चेकअप आती है, जैसे मैंने पहले कहा था कि फीमेल जब एंटीनेटल चेकअप आती है तो उसका अपन जो करवाते हैं हैंडल उसका यही होता है कि अपन जल्दी से जल्दी चीज़ों को डिटेक्ट कर ले जो भी डिजीज़ होने वाली है। तो वहाँ पे अपन को वेट गेन पता चल जाता है जल्दी, ठीक है, वेट गेन के बारे में अपन को पहले पता चल जाता है तो अपन समझ जाते हैं कि आगे जाके कंडीशन ऐसी हो सकती है। एंड देन अगर वेट गेन ज़्यादा देखने को मिलता है तो अपन क्या एडवाइस करेंगे, एज ए नर्स क्या एडवाइस करेगी, एक्सरसाइज की एडवाइस करेगी, या फीमेल को कहा जाएगा कि एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी जाए ताकि जो है वेट जो है वो बराबर आ जाए। या फिर स्ट्रेचिंग के बारे में कहा जाता है, स्ट्रेचिंग, ठीक है, इससे क्या हेल्प मिलती है। ये था अपना एंटीनेटल चेकअप, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि फीमेल जो है उसको जो है ड्रग्स दी जाती है, खासकर एंटी प्लेटलेट्स। क्या दी जाती है, एंटी प्लेटलेट्स। अब देखिए एंटी प्लेटलेट्स कौन कौन सी देंगे अपन। एंटी प्लेटलेट्स में जनरली अपन देते हैं लो डोज एस्पिरिन। क्या देते हैं, एक तो लो डोज एस्पिरिन देते हैं, कितना देते हैं 60 mg देते हैं डेली, ठीक है। एक तो हमें ये देनी है लो डोज एस्पिरिन 60 mg डेली। इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, इसके अलावा हम देते हैं लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन जो है दिया जाता है और ये किस में हेल्पफुल होती है, जो फीमेल है जिसको थ्रोम्बोफीलिया, ठीक है, थ्रोम्बोफीलिया की कंडीशन है उस फीमेल के अंदर, उसके अंदर अपन जो है लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन जो है अपन देते हैं। तो ये अपन एंटी प्लेटलेट्स जनरली देते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो रहा है उसको अगर अपन को कम करना है तो सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। सप्लीमेंटेशन किसका देंगे अपन, कैल्शियम का, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, चांस को कम करने के लिए। इसके अलावा हमें पता था कि भाई ऑक्सीजन रेडिकल्स जो है वो सिक्रेट हुए थे जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई थी। तो हम क्या देंगे, एंटीऑक्सीडेंट देंगे। क्या देंगे, एंटीऑक्सीडेंट देंगे डाइट में। अब डाइट से तो काम चल नहीं रहा है तो हम क्या देंगे, सप्लीमेंट्स देंगे, जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन ई है। ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है जो अपन देते हैं ताकि फ्री ऑक्सीजन रेडिकल का फॉर्मेशन ना हो। इसके अलावा हम सप्लीमेंटेशन देते हैं जिसके अंदर क्या हो, मैग्नीशियम रिच अमाउंट में हो, जिंक रिच अमाउंट में हो। ये सारी चीज़ें अपन देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, सप्लीमेंटेशन से क्या होगा, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रोटीन रिच डाइट देते हैं। क्या देते हैं, प्रोटीन रिच डाइट, क्योंकि प्रोटीन जो होता है यूरिन के द्वारा बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो प्रोटीन रिच डाइट में क्वेश्चन आता है कि कितना प्रोटीन दिया जाना चाहिए। तो हम देते हैं 2 ग्राम पर kg पर डे, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल की बात करें, अगर फीमेल जो है अप्रोक्सीमेटली 50 kg है, अपन ने माना है, तो हम कितना देंगे, 100 ग्राम प्रोटीन देंगे एक दिन में, ठीक है। तो हमसे ये पूछा जाए कि कितना देंगे, तो 2 ग्राम पर kg पर डे देंगे। और ऐसे यूजुअली पूछा जाए तो हम कहते हैं कि 100 ग्राम प्रोटीन जो है एक दिन में दिया जाता है। इसके अलावा बात आती है कि भाई फ्लूइड और सोल्ट की, तो फ्लूइड और सोल्ट इसको रेस्ट करने की कोई नीड नहीं होती। तो ये भी याद रखिएगा कि फ्लूइड और सोल्ट को रेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। तो ये तो सारे हमारे क्या थे, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट थे जिसके बारे में पढ़ा। इंपॉर्टेंट में अपन को एंटीनेटल चेकअप को पता होना चाहिए, ऐसे नर्स हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या एडवाइस करना है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पता होना चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी प्री एक्लेम्सिया में वो अपन को पता होना चाहिए। देन अपन बात करते हैं इसके, ये तो अपन ने प्रिवेंटिव देखा, अब बात करते हैं अपन ट्रीटमेंट की। अब अपन क्या बात कर रहे हैं, सेकंड, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन पता चलती है, डायग्नोस होती है, सबसे पहले फीमेल को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटलाइज करने में सबसे पहले दिया जाता है बेड रेस्ट। बेड रेस्ट देने से फ़ायदा क्या होगा, फीमेल जब बेड रेस्ट करती है
तो उसके अंदर डायूरेसिस की कंडीशन बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? डायूरेसिस कंडीशन इसलिए बढ़ती है क्योंकि फीमेल जब रेस्ट करती है तो जो किडनी है उसको परफ्यूजन ज़्यादा मिलता है, मतलब जो ब्लड है सप्लाई ज़्यादा होता है, डायूरेसिस की कंडीशन बढ़ती है, ओलिगोयूरिया हट जाता है, तो वो कंडीशन जो है रिलीव हो जाती है। इसके अलावा जो यूट्रस है वहाँ पे जो अपना प्लेसेंटा का जो परफ्यूजन है वो भी क्या होता है, इंप्रूव होता है, इसलिए अपन बेड रेस्ट करवाते हैं। तो बेड रेस्ट क्या अलग पूछ ले कि भाई बेड रेस्ट कराने का फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा क्या है, किडनी में ब्लड सप्लाई बढ़ता है, जिससे डायूरेसिस कंडीशन बढ़ जाती है। बेड रेस्ट कराते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सी पोजीशन देनी है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है, ये हमें हमेशा याद रखना है। क्यों देते हैं? ताकि जो विना काउल कंप्रेशन है उसको अपन क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सके, या उसका वजह अपन अवॉइड कर सके। तो ये अपन ने क्या हॉस्पिटलाइज कर दिया। सबसे पहले अपन ने बेड रेस्ट। डाइट में अपन ने जो है बात कर ली थी प्रोटीन की, हम वो डाइट दे दी, डाइट की बात अपन कर चुके हैं। डाइट में अपन याद करना है कि टोटल कैलोरी कितनी देनी है, टोटल कैलोरी कितनी देती है पर डे, तो वो हमें पता होना चाहिए। वो कितनी देंगे अपन, 1600 कैलोरी पर डे हमें प्रोवाइड करनी है। कितनी प्रोवाइड करनी है? 1600 कैलोरी पर डे हमें प्रोवाइड करनी ही करनी है। एंड देन अपन बात करते हैं मेडिकेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेडिकेशंस हम कौन कौन सी देते हैं। सबसे पहला आता है कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा इज ए ड्रग ऑफ चॉइस। कितने डोज देते हैं, कितने, 250 से 500 मिलीग्राम दिया जाता है दिन में 3 बार, TDS। ये याद रखिएगा कि ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है मिथाइल डोपा, 250 से 500 मिलीग्राम दी जाती है दिन में 3 बार। इसके अलावा हम और क्या ड्रग्स दे सकते हैं, तो इसके अलावा हम देते हैं लेबिटेलोल। क्या देते हैं? लेबिटेलोल देते हैं। इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, इसके अलावा हम दे सकते हैं हाइड्राएलाजिन। हाइड्राएलाजिन के अलावा हम क्या दे सकते हैं, निफेडिपिन। ठीक है, इससे ज़्यादा हमसे पूछा नहीं जाता है, बट अगर हमसे पूछे कि निफेडिपिन क्या है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, डोज वगैरह पूछते नहीं है। ठीक है, तो निफेडिपिन देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। हाइड्राएलाजिन देते हैं। हाइड्राएलाजिन क्या करता है, जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स करता है, स्मूथ मसल रिलैक्स करता है। जैसे कि ब्लड वेसल्स है वहाँ पर जो स्मूथ मसल्स उनको रिलैक्स कर देता है, तो वेजोडाइलेशन हो जाता है। लेबिटेलोल जो होता है वो क्या होता है, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर होता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लेबिटेलोल जो होता है वो कब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो लेबिटेलोल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ अस्थमा एंड कार्डियक फेलियर। तो ये याद रखिएगा कि अस्थमा और कार्डियक फेलियर की कंडीशन के अंदर लेबिटोल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, ये अपन ने बात करी इसकी ड्रग्स की। एक कंडीशन आती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ब्लड प्रेशर मोर देन 160/110 mm ऑफ Hg होते हैं। जब हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन आती है तो वहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि प्री एक्लेम्सिया के जब डायग्नोसिस करते हैं तो वहाँ पे क्या चेक करते हैं, मीन आर्टीरियल प्रेशर। क्या चेक करते हैं, मीन आर्टीरियल प्रेशर। ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज देखने को मिलता है इन द केस ऑफ प्री एक्लेम्सिया। अप्रोक्स 105 mm ऑफ Hg के आसपास या उससे ज़्यादा देखने को मिलता है। नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल होता है 93.3 mm ऑफ Hg, ये भी याद रखिएगा। अब मीन आर्टरी प्रेशर निकालने का फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या होता है मीन आर्टरी प्रेशर निकालने का, सिस्टोलिक प्रेशर प्लस ट्वाइस ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर बाय 3। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है मीन आर्टरी प्रेशर का, जो कि जनरली पूछ लिया जाता है। ये अपन ने बात कर ली किसकी ये अपन ने बात कर ली ड्रग्स मेडिकेशंस के बारे में। तीसरा मैनेजमेंट, लास्ट मैनेजमेंट है ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट। इसमें क्या किया जाएगा, क्या लास्ट अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर कि इसका जो है ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट क्या किया जाएगा। देखिए, ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी जो है लेस देन 34 वीक्स है, क्या है, लेस देन 34 वीक्स है, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टीरॉयड थेरेपी देते हैं। स्टीरॉयड थेरेपी मीन्स बीटा मीथासोन का इंजेक्शन देते हैं। इसमें क्या देते हैं, बीटा मीथासोन इंजेक्शन। ठीक है, कैसा देंगे अपन इसको, इंट्रामस्कुलर देते हैं।
और ये बीटा मिथाइल इंजेक्शन से होता क्या है कि बच्चे का जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। तो किस लिए दिया जाता है, लंग्स मैच्योरेशन के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है, बीटा मिथासोन। क्योंकि 34 वीक से पहले क्या है, सर्फेक्टेंट डेवलप नहीं हो पाता है, बन नहीं पाते, जो लंग्स है वो मेच्योर नहीं होते। तो अपन स्टीरॉयड थेरेपी देते हैं, बीटा मिथासोन का इंजेक्शन देते हैं ताकि लंग्स का क्या हो जाए, मेच्योरेशन हो जाए। और उसके बाद में इससे क्या होगा, क्योंकि अगर लंग मेच्योर नहीं होंगे, डिलीवरी करा देंगे तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या आरडीएस की कंडीशन डेवलप होती है। इसको अपन प्रिवेंट कर देते हैं बाया स्टीरॉयड थेरेपी। ये तो कंडीशन क्या थी, 34 वीक से पहले ही कंडीशन थी। अब और क्या कंडीशन हो सकती है, देखिए इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है कि 37 वीक से पहले आओ, मतलब 34 वीक्स से तो ज़्यादा है बट 37 वीक से कम है, तो वहाँ पे अपन इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं कि वो 37 वीक पे आ जाए। ठीक है, अगर कंडीशन 37 वीक से ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, मीन्स डिलीवरी जो है अपन करा देते हैं, बच्चे को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है कि मेथड ऑफ डिलीवरी। अपन बात कर रहे हैं कि डिलीवरी जो है किस मेथड से होगी, नॉर्मल मेथड से होगी या सी सेक्शन होगा, सी सेक्शन या फिर अपन को जो है इंडक्शन करना होगा लेबर का। ठीक है, यही चीज़ें होंगी। अब बात की है सी सेक्शन कब करेंगे। देखिए 37 वीक से ज़्यादा है प्रेगनेंसी, सी सेक्शन तब करेंगे जब अपने पास प्रेजेंटेशन जो है बच्चे की वो क्या है, माल प्रेजेंटेशन है, मतलब बच्चा जो है शोल्डर प्रेजेंटेशन में है या ब्रीच में है या ब्रो में है, तो वहाँ पे अपन को सी सेक्शन करना होगा। इसके अलावा सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन की कंडीशन है, सीपीडी की कंडीशन है, तो वहाँ पे भी अपन को करना होगा। या पेल्विस क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है, या फिर सिवियर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है। क्योंकि सीवियर कंडीशन है तो कभी भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो सकता है। अगर अपन नॉर्मल लेबर कराएं और बीच में जो है कन्वर्जन्स आने लग जाए फीमेल को, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो सीवियर कंडीशन है तो वहाँ पे भी अपन सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। या फिर जो सर्विक्स है वो राइप नहीं हुआ है, मतलब पका नहीं है। सर्विक्स राइपनिंग का मतलब क्या होता है, देखिए सर्विक्स राइपनिंग का मतलब होता है कि जो सर्विक्स है वो क्या होता है, जब फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज होती है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स डायलेटेशन होता है एंड इफेसमेंट होता है। ठीक है, इफेसमेंट होता है। तो उस कंडीशन के लिए सर्विक्स को जो है राइप होना जरूरी है। ठीक है, राइप का मतलब क्या होता है, सॉफ्टनिंग, क्योंकि अगर सॉफ्टनिंग होगी तभी क्या होगा, बच्चा आगे डिलीवर हो पाएगा, तभी वो डायलेट हो पाएगा, इफेसमेंट होगा। तो जब राइपनिंग का मतलब होता है सॉफ्ट, जब सर्विक्स राइप ही नहीं हुआ, मीन सॉफ्ट नहीं हुआ, सर्विक्स का डायलेटेशन नहीं हुआ है, तो वहाँ पर नॉर्मल लेबर जो है हो नहीं पाएगी। तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, सीजेरियन सेक्शन परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं कि लेबर का इंडक्शन। तो लेबर के इंड्यूस कराने के दो तरीके होते हैं। पहला क्या तरीका होता है कि एक तो जो मेम्ब्रेन होती है उसको अपन क्या करें, रब से करें, लो मेम्ब्रेन रप्चर। ठीक है, लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, या तो हम ये करें सर्जिकल मेथड के द्वारा कि जो मेम्ब्रेन है उसको अपन रप्चर कर दें, या फिर हम क्या करें, ऑक्सीटोसिन को इन्फ्यूज़ कराएं ताकि क्या हो, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन कराएं ताकि क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो सके और लेबर का प्रोसेस आगे स्टार्ट हो सके। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन आती है कि सर्विक्स जो है वो राइप है या नहीं है, राइप है या नहीं है। अगर सर्विक्स राइप नहीं है, ठीक है, और राइप है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर सर्विक्स राइप है तो वहाँ पे तो अपन ने क्या कर दिया था, ये चीज़ कर दी थी दोनों। ठीक है, राइप है तब तो हम क्या करेंगे, लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे, ऑक्सीडेशन इन्फ्यूजन करेंगे और बच्चे को डिलीवर कर लेंगे। बट अगर सर्विस जो है पकाई नहीं है, मीन्स राइप नहीं हुआ, सॉफ्टनिंग नहीं हुई है, तो वहाँ पर सबसे पहले उसको क्या करना होगा, राइप करना पड़ेगा या उसको जो है सॉफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जेल। ठीक है, इसको अपन इंट्रावजाइनली जो है इंट्रा सर्वाइकल जो है डालते हैं, कितना, 500 माइक्रोग्राम। वैसे पूछते नहीं पर अपन ऐसे नॉलेज के लिए देख रहे हैं कि अगर राइप करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जेल करते हैं, इंट्रा सर्वाइकल डालते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या डाल सकते हैं, 1 से 2 मिलीग्राम डाल सकते हैं पोस्टीरियर फोर्निक्स में। पोस्टीरियर फोर्निक्स जो होता है वहाँ पे अपन ये डाल सकते हैं सर्विक्स को उगाने के लिए या राइप करने के लिए, सॉफ्टनिंग के लिए। कुल मिला के हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि 34 वीक से पहले हो तो हम क्या करेंगे, 37 वीक्स होगी, 37 वीक से कम है और 34 से ज़्यादा है तो वेट करेंगे, और 37 से ज़्यादा है तो डिलीवरी करा देंगे। डिलीवरी में सी सेक्शन करेंगे या फिर लेबर का इंडक्शन करेंगे। वो क्यों करेंगे, सर्विस अगर राइप है तो हम ये 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं, अनराइप है तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जेल अपन डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल अपन ने बात करी किसकी, प्री एक्लेम्सिया की, जिसमें मेरे को लगता है कि अपन ने हर टॉपिक को कवर कर लिया। अगर इससे कहीं बाहर जाएगा नहीं, सारे एक एक पॉइंट अपन ने जो है वो क्लियर करते हुए अपन चले। ठीक है,
इसके अलावा और कहीं से कुछ आने वाला नहीं है। तो ये अपना प्री एक्लेम्सिया कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे एक्लेम्सिया की। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।